स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का जो सेशन है वो 1 to 5 जेटेट का पेपर है, मॉडल हल प्रश्न पत्र, उसको लेकर आए हैं। आज हमारा मॉडल हल प्रश्न पत्र चलेगा 2। पहला हम लोगों ने कर लिया है। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक पहला वाला नहीं देखा है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए गए हैं, आप लोग 12 और 16 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी 1 to 5 जेटेट का देख सकते हैं। और 6 to 8 का भी मॉडल प्रश्न पत्र हल प्रश्न पत्र चल रहा है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। 6 तक हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट कर चुका है। तो आप लोगों किन्हीं को देखना है तो वो जाके प्ले लिस्ट में दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। और PDF लेना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से PDF भी आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, सेक्शन ए जो 1 है आपका भाग 1, उसमें आपका है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। CDP से संबंधित यहाँ प्रश्न होंगे। ये आपके 30 नंबर के रहेंगे और 30 प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है विकास का तात्पर्य है। आपको ऑप्शन दिया गया है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। दूसरा है बालक के शरीर में बढ़ोतरी होना। और तीसरा है बालक की बुद्धि में वृद्धि होना। और डी में है उपरोक्त सभी। तो विकास का अर्थ क्या है, विकास से हम क्या समझते हैं? तो विकास दोस्तों एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा क्रम है जिसमें बालक क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है, मैच्योरिटी प्राप्त करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं विकास। नेक्स्ट है दोस्तों, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं। तो कौन से विद्वान मानते हैं, किसके अनुसार है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल? तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया है स्टेनले हॉल, E. A. किर्कपैट्रिक, सी में है जर्शिल और चौथा आपका है स्ट्रैंग। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने ही कहा कि किशोरावस्था का जीवन सबसे कठिन काल होता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था की शिक्षा में होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए? जो किशोर हैं उसकी शिक्षा में कौन कौन से पार्ट रहने चाहिए, क्या क्या उनको शिक्षा देना चाहिए? आपका ऑप्शन है यौन शिक्षा, दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा, तीसरा है निर्देशन और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों कि यौन शिक्षा तो बिल्कुल ही देना चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था में ही ये सारी यौन संबंधी परेशानियां शुरू होती है, चेंजेज आते हैं यौन से संबंधित। और व्यावसायिक शिक्षा भी देने चाहिए, क्योंकि यहाँ से उसका फ्यूचर शुरू हो जाता है, उसका नींव पड़ जाता है कि वो आगे जाके क्या बनेगा, क्या करेगा। और निर्देशन भी होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किस मनोविज्ञानी का है? तो किसने कहा है? स्किनर का नाम दिया है, क्रो है, गेस्ले भी है और एडल्ट भी है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्रो। नेक्स्ट है वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं, मैंने वंश परंपरा को कौन ढो रहा है, वाहक मतलब ढोने वाला। तो यहाँ आपका दिया गया है पहला जीन्स, बी में है माताएं, सी है वातावरण और डी है राइबोसोम्स। तो जो वंश परंपरा को ढोता है वो मेन फैक्टर होता है यहाँ पे दोस्तों जीन्स के जरिए ही हमारे जो एक वंश से दूसरे वंश में उसका गुण जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हैरिसन ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो हैरिसन ने जो प्रयोग किया था दोस्तों, यहाँ दिया गया ऑप्शन चूहों पर, मटर के पौधों पर, पतंगों पर और उपरोक्त सभी पर। तो वो जो हैरिसन है उन्होंने पतंगों पर किया था अपना प्रयोग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन मूर्त बुद्धि के उदाहरण है और एक नहीं है। तो आपका ऑप्शन दिया गया इंजीनियर, दूसरा है मैकेनिक, तीसरा है कारीगर और डी है दार्शनिक। मूर्त बुद्धि वो होता है जो आपको दिख रहा है सामने में, जिसका प्रयोग किया जा रहा है। दार्शनिक तो यहाँ पे मैकेनिक का है, वो करके दिखा रहा है अपना बुद्धि का प्रयोग, इंजीनियर भी दिखा रहा है, कारीगर भी दिखा रहा है, ये दिख रहा है उसका बुद्धि। लेकिन जो दार्शनिक है ये अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
पहला ऑप्शन है परमापीकृत परीक्षण, दूसरा है उपचारात्मक परीक्षण, और तीसरा है निबंधात्मक परीक्षण, और डी में है निदानात्मक परीक्षण। तो बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए दोस्तों हम लोग निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बुद्धि के दो खंड सिद्धांत का प्रतिपादक हैं, किनके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पीयरमैन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का एक तत्व समस्या की कर, यहाँ थोड़ा सा वर्ड जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा कुछ वर्ड की मिसिंग है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि सृजनात्मकता का एक तत्व समस्या की क्या करता है। आपका ऑप्शन है पहचान, पुनर्व्याख्या, सी में है सामंजस्य, डी है परिहास प्रियता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनर्व्याख्या। सृजनात्मकता जो है उसका क्या करता है, समस्या का पुनर्व्याख्या करता है। नेक्स्ट है मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। मंद अधिगामी जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं उन्हें कहते हैं मंद अधिगामी बालक। तो उसकी क्या विशेषता होती है, कैसे हम जानेंगे कि वो बच्चा मंद अधिगामी है? तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया है शैक्षणिक मंदिता, भग्नादोष, वाणी बाधिता, उपरोक्त सभी। कैसे बच्चे होंगे जो धीरे धीरे सीखेंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में आपको चुन के बताना है। तो शैक्षणिक मंदिता, जो धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे रहते हैं और धीरे धीरे पाठ्य वस्तु को सीखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मंद अधिगामी बालक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अ माइंड दैट फाउंड इट्सेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है गुड, C.W. बियर्स, सी में है ड्रेवर, और डी है लाइडेल। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, C.W. बियर्स। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किस मनोविज्ञानी का है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रैंसन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी है? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है। ज़्यादातर शिक्षक जो भी यहाँ पे पढ़ रहे होंगे ज़्यादातर जानते होंगे कि ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी है। पहला आपका दिया गया अंधे बालक, बी में है निम्न दृष्टि दोष वाले बालक, सी है श्रवण दोष वाले बालक, और डी है उपरोक्त सभी। तो निम्न दृष्टि दोष वाले बालक तो देख सकते हैं, उसको ब्रेल लिपि की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रवण दोष वाले बालक को भी ब्रेल लिपि की ज़रूरत नहीं, वो देख सक रहे हैं। उपरोक्त सभी में भी नहीं होगा, तो अंधे बालक के लिए यूज़ होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बालकों में बबलाना की अवस्था होती है। बच्चे बबलाना माने कोई बात को शब्द को स्पष्ट रूप से बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो उसको कहते हैं बबलाना। तो इसका एज क्या है वो पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है 2 से 13 माह, फिर बी में है 12 से 24 माह, फिर आपका है नेक्स्ट ऑप्शन 6 से 18 माह, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बलबलाना की अवस्था होती है बच्चों में दोस्तों 2 से 13 माह तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक कौन सा है? तो निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक माने सामाजिकता किसके द्वारा बच्चों में आती है वो चीज़ पूछा जा रहा है। तो पहला आपका है भूख, फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है प्यास, नेक्स्ट है प्रेम, और नेक्स्ट है आत्मगौरव। तो किसके द्वारा सामाजिकता बच्चों में सामाजिक प्रेरक काम करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मगौरव। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं? तो आपका ऑप्शन है आवश्यकताएं, नेक्स्ट है चालक, नेक्स्ट है उद्दीपन, और नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्रेरणा के स्रोत आपकी आवश्यकता होगी तो आप प्रेरणा कोई चीज़ को पाने के लिए प्रेरित होंगे। चालक भी है और उद्दीपन भी है कि आपको उद्दीपित कर रहा है किसी चीज़ को पाने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हम करके सीखते हैं, या किसने कहा? यह सिम्पसन ने कहा है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अधिगम के शारीरिक कारक हैं। आपका ऑप्शन है दोस्तों स्पर्श, वातावरण, संवेगात्मक, परिपक्वता। शारीरिक कारक के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान देना है। तो शारीरिक कारक बॉडी से रिलेटेड है, तो स्पर्श होगा वही आपका शारीरिक कारक होगा अधिगम का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 6 वन मानुषों व केले का प्रयोग किसने किया था?
तो ये कोहलर ने किया था दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बहुत ही फेमस प्रयोग है, ये जो आपका केस स्टडी है ये बहुत ही कोहलर का फेमस है। अगर आप लोगों ने विद्वानों का केस स्टडी पढ़ा होगा तो कोहलर का ये केले का प्रयोग बहुत ही फेमस है, तो ये इम्पोर्टेंट भी रहता है, बहुत बार आता है। नेक्स्ट है खेल का सामान्य अर्थ है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है चित्त की उमंग, नेक्स्ट है व्यायाम, नेक्स्ट है उत्तेजित करना, और डी में है आपका स्फूर्ति। तो खेल का सामान्य अर्थ होगा दोस्तों कि चित्त की उमंग, आपके अंदर कितना उमंग है, कितना उसके प्रति लगाव है, वो चीज़ खेल के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्त की उमंग। नेक्स्ट है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। आपका ऑप्शन है दोस्तों जीविका, अधिकार, ज्ञान, विकास। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य दोस्तों ज्ञान होना चाहिए, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि है। शिक्षा के बारे में क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि है। ऑप्शन आपको दिए गए आत्मनिरीक्षण विधि, वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी होगी, गाथा वर्णन विधि, ए व बी दोनों, या डी में साक्षात्कार विधि। तो आत्मनिरीक्षण विधि तो है वस्तुनिष्ठ विधि, और गाथा वर्णन विधि भी आपकी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। नेक्स्ट है जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। तो विद्वान का नाम दिया गया दोस्तों टाइडमैन, वैलेंटाइन, वाटसन, स्टैनली हॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइडमैन ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। तो स्किनर के अनुसार जो है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ किससे, प्लेटो से, अरस्तु से, लॉक से, या फ्राइड से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु से। स्किनर के अनुसार, स्किनर का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी अरस्तु से। नेक्स्ट है कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। आपका ऑप्शन दिया है परीक्षण विधि, क्षैतिज विधि, उपचारात्मक विधि, या लंबात्मक विधि। इसका आंसर होगा दोस्तों लंबात्मक विधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है, आवश्यक है या अनावश्यक है, या फिर सामान्य है, या इनमें से कोई नहीं। बोल रहा है एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का स्टडी करना क्या है, ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, या सामान्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आवश्यक है। अगर एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान को समझते हैं तो बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से शिक्षा देंगे। नेक्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। आपका ऑप्शन है सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, सी में ए और बी दोनों। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सकारात्मक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहलाती है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य होता है दोस्तों कि किसी काम को करने के लिए प्रेरित होना, हृदय से प्रेरित होना, अंतरात्मा से प्रेरित होना। नेक्स्ट है एक स्वस्थ बच्चे को अनुकूल वातावरण में पालन पोषण द्वारा इच्छा अनुसार जीवन के किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाया जा सकता है। यह किसका कथन है। कथन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों टेट में, जे टेट में खासकर, तो ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। तो यह कथन किसका है, आपको ऑप्शन दिए गए जी आलपोर्ट, कार्ल यंग, मथरी, जे.बी. वाटसन। तो आपका आंसर होगा दोस्तों कार्ल यंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए अपनाएंगे। पहला आपका ऑप्शन है नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग, दूसरा है आपका नवाचार, तीसरा में आपका प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षण, या उपरोक्त सभी। तो हम लोग छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए अपनाएंगे दोस्तों नई तकनीक व नई विधि का प्रयोग करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन शुरू हो रहा है दोस्तों वो भाग 2 है, भाषा से संबंधित है। भाषा 1 आपका हिंदी है। बहुत लोग यहाँ भाषा 1 में हिंदी की जगह उर्दू भी रखेंगे, तो उसके लिए अपना देख लेंगे उर्दू का प्रश्न। यहाँ पे तो सामान्य लोग हिंदी ही रखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी। कुछ लोगों का उर्दू और अंग्रेजी भी रहेगा। तो देखिए हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आपका दिया गया है निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 32 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें।
देखिए दोस्तों, ये आधार जो मॉडल सेट बनाया गया है, ये एक आधार लिया गया है जो आप इससे पहले की जेटेट की परीक्षा जो 2012 और 2016 में संपन्न हो चुकी है, उसी के आधार पर तैयार किया गया है। क्योंकि आयोग ने अभी तक सिलेबस नहीं जारी किया है, तो पहले का जो सिलेबस था, पहले का जो पैटर्न है, उसी के आधार पे ये मॉडल प्रैक्टिस सेट सभी लोगों ने जो बुक निकाले हैं उसके द्वारा निकाला गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही प्रेरणा के काबिल होगा, आपको सीखने में इसमें बहुत आसानी होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंबन, अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरी पर बोझ बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरे पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। इसके इशारों पर नाचने की बाध्यता और विवशता रहा करती है। अब इसी के आधार पर आपको प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है स्वावलंबन का क्या अर्थ है? तो आपका ऑप्शन है दूसरे पे आश्रित रहना, अपना सहारा स्वयं बनना, खुश नहीं रहना होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, दुख पीड़ा सहना। तो आपका आंसर होगा दोस्तों अपना सहारा स्वयं बनना। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना सहारा स्वयं बनना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? ऑप्शन है आश्रय देने वालों के, आश्रय नहीं देने वालों के, आत्मनिर्भर व्यक्ति के, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है आश्रय देने वालों के। नेक्स्ट है पद्यांश से संबंधित प्रश्न है। पद्यांश आपका दिया हुआ है, फिर क्या होगा उसके बाद? उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? रवि से उज्ज्वल, शशि से सुंदर, नौ किसलय दल से कोमलतर, वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। कवि को बालक ने सिखलाया, दुख सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न यह, फिर क्या होगा इसके बाद? फिर क्या होगा उसके बाद? पद्यांश के बाद आपको निर्देश दिया गया है दोस्तों। निर्देश है प्रश्न संख्या 33 से 34 तक के उत्तर ऊपर दिए गए पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर दें। प्रश्न है आपका उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस परिलक्षित है? जो कविता है किस रस से परिलक्षित है उसके बारे में पूछ रहा है। करुण, आपका ऑप्शन है करुण, रौद्र, वात्सल्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये वात्सल्य का इसमें रस है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पद्यांश में आए किसलय दल से आशय है। किसलय दल से आशय है यानी अर्थ है। पहला ऑप्शन है आपका कठोर, दूसरा है मृदु, तीसरा है कोमल, डी है उपरोक्त सभी। तो किसलय दल से जो अर्थ है आशय है वो है कोमलता से, आंसर हो जाएगा कोमल। नेक्स्ट है मैं सो चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? मैं सो चुका हूँ यानी काम जो है पास्ट में और प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट में ही है लेकिन हो चुका है, वो काम बीत चुका है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत, संदिग्ध भूत। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आसन भूत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तद्भव है? पैर, नर्क, वाणी, चंद्र। तो आपका आंसर होगा दोस्तों पैर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है चित्र, तीसरा है प्रहार और चौथा है आपका है लोभ। तो स्त्रीलिंग होता है शिक्षा। शिक्षा जो है वो स्त्रीलिंग है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करें। जानने की इच्छा कहलाती है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है पिपासा, जिज्ञासा, हताशा, तृष्णा। सबके अलग अलग मीनिंग है दोस्तों। तो जानने की इच्छा जो है वो जिज्ञासा कहलाती है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निर्देश प्रश्न संख्या 39 से 40। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। आपका प्रश्न है शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट जो है वो क्या है? दुख है, व्याधि है, पीड़ा है, शुश्रूषा है। तो
तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पीड़ा। नेक्स्ट है परिमल। आपका परिमल का देख लीजिए यहाँ क्या है, अर्थ सुख, सर्वोत्तम गण, विमर्दन, सहवास। आपका आंसर होगा दोस्तों सर्वोत्तम गण। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। तो राजभाषा आयोग का गठन दोस्तों किया गया था 1955 में। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मृगलोचन शब्द में कौन सा समास है। मृगलोचन शब्द में कौन सा समास है ये पूछा गया है। पहला दिया गया दिग्गु, बहुविधि, कर्मधारय, तत्पुरुष। यहाँ बार बार ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि हिंदी में आपको अच्छे मार्क्स लाने तो आपको ग्रामर अच्छे से कर लेना, समास, कारक, इस लिंक कर लेना है, फिर आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, ये सारे संधि विच्छेद है, इन सब से प्रश्न और आपका उपसर्ग से भी पूछा जाता है। तो ये सारे जो पार्ट हैं ग्रामर के उनसे अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, इससे प्रश्न ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। इजी सेक्शन है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आराम से 30 में 28 तक आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास दोस्तों गार्सा द तौसी ने लिखा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जो बहुत बोलता हो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन आपका दिएगा मितभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, कटुभाषी। जो ज़्यादा बोलता हो, मितभाषी तो उसको कहते हैं जो कम बोलता है, तो ये वाचाल जो है ज़्यादा बोलने वाले को बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अध्यक्ष का सही संधि विच्छेद है। अध्यक्ष का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अधि प्लस अच। देखिए आपका हिंदी सेक्शन जो है भाग 1 का भाषा एक आपका हो गया है भाग 2 में, और भाषा दूसरा आपका शुरू हो रहा है अंग्रेजी। तो यहाँ पे अंग्रेजी से संबंधित 15 प्रश्न होंगे। 15 प्रश्न आपके हिंदी से थे 15 नंबर के, और यहाँ पर 15 प्रश्न होंगे 15 नंबर के अंग्रेजी भाषा से। आपका दिया गया है डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 46 to 48। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो इन ईच क्वेश्चन। आपको पहले ये जो पैराग्राफ दिया गया उसको अच्छे से पढ़ लेना है पैसेज को, और उसके अनुसार आपको आंसर देना है। आपको आंसर देने के लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से चुन के आपको एक सही आंसर देना है। पैसेज है आपका एमंग नेचर्स मोस्ट इंट्रिग्विंग फेनामेना are the partnerships formed by different species. The name used for these relationships, symbiosis, comes from Greek meaning living together. Not all symbiotic relationships are the same. There are some called commensal relationships in which one partner gains a benefit while the other gains little or none but is not harmed. One example is the relationship between two types of fish, remoras and shark. The remora, which is long and often is stripped, attaches itself to a shark, sometimes to another types of fish or a whale, using a sucker on its head. When the shark makes a kill, the hitchhiker detaches itself to feed on the scalps. Another type of symbiotic relationship is partnership in which one partner benefits at the expenses of others. Ticks and tapeworms are among familiar parasites. The third type of symbiotic relationship called mutualism, a true partnership in which both partners benefit. The relationship may be limited as when zebras and wild beasts graze together on the vast African grassland. Each species can survive on its own, but together their chances of detecting predators are improved because each contributes a especially keen sense. Zebras have better eyesight, while best hearing and sense of smell.
इन अ फ्यू केस पार्टनर्स आर सो interdependent that one cannot survive without the other. Most mutualistic relationships probably lie somewhere in between. क्वेश्चन है आपका, रिमोरा अटैच इटसेल्फ टू द शार्क और वेल। ऑप्शन है दिया हुआ दोस्तों, ए में बाई इंटवीनिंग इट्स लॉन्ग बॉडी अराउंड द बिगर फिश, बी है आपका बाई बीटिंग इनटू द फिश बॉडी विथ इट्स टीथ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कॉमन सेल रिलेशनशिप इज अ टाइप ऑफ symbiosis in which the relationship is beneficial। आपका ऑप्शन है टू वन एंड हार्मलेस टू अदर, बी में है टू बोथ फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, सी में है टू बोथ, डी में है टू नन। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए टू वन एंड हार्मलेस टू अदर। नेक्स्ट है, द पैसेज टॉक्स अबाउट हाउ एनिमल्स बिहेवियर। ऑप्शन है आपका पहला हेल्प ईच अदर, दूसरा है लिव टुगेदर, सी में है टेक एडवांटेज ऑफ द वीकर वंस, डी में है आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर रिलेटेड टू ईच अदर, सभी लोग एक दूसरे से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 49 to 50, रीड द पीस ऑफ पोएट्री केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। बोला ध्यानपूर्वक आप पढ़िए पोएट्री को और इसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका पोएट्री है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। आपका क्वेश्चन है, what was the poet's state of mind at that time। आपका ऑप्शन है गुड मूड, बेस्ट मूड, नॉट वेरी गुड मूड, इसके बाद है डिप्रेसिव मूड। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डिप्रेसिव मूड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड इन द पोएम। ऑप्शन है रून्ड, हेल्ड इन रिग्रेट, रूल्ड, कन्क्वायर्ड, ऑप्शन डी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हेल्ड इन रिग्रेट। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच is most opposite in meaning of the word printed in bold and italic। जो वर्ड आपका दिया गया है बोल्ड लेटर में, उसका ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को चुनना है आपको ऑप्शन से। आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए में सब्सिक्वेंट, कंसिक्वेंट, रिजल्टेंट और डी में है रिसेंट। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सब्सिक्वेंट। नेक्स्ट डायरेक्शन है, डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 52 to 53, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड एंड इटैलिक लेटर। ये जो फ्रेज दिया गया है आपका, ये आइडियम, उसको क्या करना है, उसके मीनिंग क्या है। आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से एक को चुन के आपको लिखना है। तो आपका दिया गया है फ्रेज प्रोस एंड कॉन्स। आपका ऑप्शन है टू अम्यूज़, बी में है कीप साइलेंट, सी में है टू डिसीव, डी है रीजन्स फॉर एंड अगेंस्ट। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रीजन्स फॉर एंड अगेंस्ट। नेक्स्ट है टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। आपका ऑप्शन है टॉक फ्रैंकली, बी में है टू अवेस, सी है टू इग्नोर, डी आपका है टू डिस्करेज। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, टू डिस्करेज। नेक्स्ट है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड लक इज। लक का एडजेक्टिव फॉर्म पूछा जा रहा है आपका, यहाँ ऑप्शन में से चुन के लिखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लकी। नेक्स्ट है ऑपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड हैन। आपको हैन का ऑपोजिट जेंडर के वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है रूस्टर, हैन, हन, हॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस्टर, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेजेज। आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आपका ए है मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी, बी में है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, सी है प्रोफिशिएंसी और डी में है इमर्जेंट लिटरेसी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी। नेक्स्ट है a technique used to facilitate early literacy which involves an adult and a child looking at a book together while the adult asks questions and encourages dialogue followed by switching roles so that the child asks question to the adult is called। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी डायलॉजिक रीडिंग। नेक्स्ट है assertion A accuracy in language is most important at the primary level। Reason R grammar is an integral part of the primary curriculum। आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है ABCD करके। ए में है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, बल ए सही है, कथन ए सही है, आर सही नहीं है। दूसरा आपका दिया गया बोथ एंड रेयर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा आपका दिया गया बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डी में है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, बोल रहा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ये आपका कथन गलत है लेकिन ये सही है। नेक्स्ट है थियोरेटिकल पोजीशंस एंड बिलीफ अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज। द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड द applicability of both to pedagogical setting is। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अप्रोच। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज। आपका ऑप्शन दिया गया नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, बी में है व्हाट इज हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सी में है रिलेटेड टू ऑन गोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, डी में है कैरिड आउट एट ए प्री स्पेसिफाइड और पार्टिकुलर स्टेज इन द कोर्स। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रिलेटेड टू ऑन गोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों भाग 3, आपका सेक्शन 3 गणित का है। इसमें भी आपके 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। देखिए प्रश्नों को यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि मैथ का सॉल्यूशन आपको PDF में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर आप सॉल्यूशन देख लेंगे और जो ऐसे ही कर सकते हैं वो आप लोग कर लेंगे। यहीं पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़कर आंसर बता दूँगी। सॉल्यूशन करने से समय ज़्यादा लगेगा सॉल्व करने से, इसलिए सिर्फ आंसर बता दूँगी। देखिए क्वेश्चन है आपका चतुर्भुज के चारों कोनों का योग बराबर होता है। यहाँ चतुर्भुज है, उसके चारों कोनों का योग लगभग सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 360 डिग्री का होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट है आपका बगल के चित्र में O वृत्त का केंद्र है और यदि कोण OPQ बराबर 45 डिग्री एवं कोण ORQ बराबर 60 डिग्री है तो कोण PQR का मान होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आपका बना हुआ है कोण, उसका मान आपसे पूछ रहा है कोण PQR का। कौन है PQR, इसका मान पूछा जा रहा है। आंसर होगा दोस्तों 62 का C 105 डिग्री। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। तो कौन सा त्रिभुज होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 4 अभाज्य संख्याएं चढ़ते क्रम में ली गई हैं जिनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। इनमें से अंतिम संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 13।
देखिए मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ में इसका सल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 13,294 में से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 78 स्टार 3,945 पूर्णतः 11 से विभक्त हो। आपको खाली जगह का मान देना है, यहाँ पे एक संख्या छुटी हुई है उसका मान आपको समझना है जो 11 से विभक्त हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 60 रुपये और 50 पैसे का मूल्य पैसे में कितना होगा। तो ये जो 60 रुपये है उसका पैसे में बदल दे 100 से गुना करके, उसके बाद आप उसका 50 पैसे का मूल्य पैसे में कितना होगा आप निकाल सकते हैं आराम से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 650, क्योंकि 60 पैसा है, 60 को आप गुना करिएगा उसके बाद आपका 50 को जोड़ दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 60 रुपये और 50 पैसे का मूल्य पैसे में कितना होगा, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपका 60 रुपये को पैसे में बदलिए, 60 गुना 100 बराबर आपका हो गया 6,000। 6,000 में आप 50 पैसा आप जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 6,050 पैसा। लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है सही, गलत ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 6,050 पैसे। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा 6,050 पैसे आंसर। नेक्स्ट है आपका 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। एकदम बहुत ईजी है, आप लोग इसको हर बार सॉल्व करते होंगे। तो 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए दोस्तों 5 गुना 18/5 हो जाएगा, 15 गुना 18/5, 5 दिया 15। अब इसको 18 को गुना कर दीजिए 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, 4 5, 54 हो गया। आपका आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6 ग्राम, 5 डेसीग्राम तथा 14 ग्राम, डेसीग्राम और सेंटीग्राम सबको मिलीग्राम में बदलना है। तो 6 ग्राम को आप बदलिएगा तो 6 गुना 1000 प्लस हो जाएगा 5 गुना 100, फिर प्लस हो जाएगा 14 गुना 10। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6900। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंकड़ों में 9 की बारंबारता होगी। एकदम सबसे इजी है, आपका 9 देख लीजिए। बारंबारता बोलते हैं जो बार बार आ रहे हैं, आप उसको घेरा लगा कर काउंटिंग कर लें, आपका आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट है XYZ का माध्य होगा। माध्य अगर आप समझते हैं कि किस तरह से निकालना है तो आराम से आप उसको निकाल लेंगे। माध्य बोला जितनी संख्या उसको जोड़ देते हैं और उस संख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 3 संख्या है, 3 से हम लोगों ने डिवाइड किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षण के चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है। प्रेक्षण के चरम मानों से प्रभावित नहीं होता, माध्य या माध्यिका या बहुलक या ए व बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बहुलक। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान है 25 डिग्री का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है ए, बी तथा सी की मासिक आय का अनुपात 3:3:5 है। यदि ए की मासिक आय से सी की मासिक आय 1200 अधिक हो तो बी की वार्षिक आय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 21,600। नेक्स्ट है 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, 6 दिन बाद कुछ पुरुष और आ गए तथा शेष कार्य 4 दिन में समाप्त हो गया। बाद में आए पुरुषों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4। इस सबको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, आप लोग PDF में देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है दी गई आकृति में, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि एक आकृति आपको दिख रही होगी, उसमें ए बी आपका जो है वो समांतर है किसका, DC का, देख रहे होंगे। उसके बाद कोण BAC, कोण आपका ये जो BAC है वो कितना है, 61 डिग्री है। फिर है कोण ACB, कोण ACB ये आपका है 43 डिग्री है। अब पूछ रहा है आपका कोण DCE का माप क्या होगा, कोण आपका DCE का इसका मान पूछ रहा है कि वाट क्या है। तो इसका जो माप होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 76 डिग्री। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको आप लोग फार्मूला पुटअप करके निकाल सकते हैं आराम से। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन खोज विधि की विशेषता है। आपको यहाँ ऑप्शन दिएगा मनोवैज्ञानिक विधि, छात्र अध्यापक संपर्क, विषय को सरल बनाना, उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है किसने कहा विज्ञान का छात्र मेज की दराज में कोई प्रश्नली का भले ही पता लगा ले परंतु समस्याओं में उलझे सिद्धांत का पता कदापि नहीं लगा सकता है। ये किसका कथन है, इसके बारे में पूछा जा रहा। तो ये कथन है दोस्तों प्रोफेसर हॉब्सन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो खेल विधि का जन्मदाता माना जाता है फॉरबेल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समस्या पद्धति का गुण नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछ रहा, 3 गुण होंगे, 1 नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ये जीवन के अनुरूप है, ये रुचि जागृत करती है, बच्चों को मूल्यांकन करने के योग्य बनाती है, और चौथा है छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये आपका कौन सा इसका गुण नहीं होगा। तो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है समस्या पद्धति, यही आपका गुण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गणित की भाषा सहायक साबित होती है। तो किसमें होती, समुदाय में अपनी विद्वता प्रदर्शित करने में, विज्ञान विषयों के अध्ययन में, बच्चों को दार्शनिक बनाने में, संस्कृत विषय के उच्चतर अध्ययन में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विज्ञान विषयों के अध्ययन में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया। क्या बोल रहा है, गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए, किसके द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों ये कहा गया है कोठारी कमीशन जो लागू हुआ था शिक्षा के लिए, एक कमीशन गठित की गई थी, उसी के द्वारा ये कहा गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शिक्षाविदों के अनुसार गणित को पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान प्रदान करने का निम्नलिखित में से क्या कारण है। ऑप्शन है आपका गणित विज्ञान विषयों का आधार है, गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, गणित का मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध है, और डी में आपका दिया गया है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम में गणित को इसीलिए उचित स्थान प्रदान किया गया दोस्तों क्योंकि ये बच्चों में क्या करता है, विज्ञान विषयों को आधार भी माना जाता है, तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, और गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ, बिना गणित का मानव जीवन में लेन देन वगैरह सभी बहुत सारे कार्य होते हैं जो उसके बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट है सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है विद्वान शिक्षक का अभाव, माता पिता की दयनीय स्थिति, गणित कक्ष में गणित प्रयोगशालाओं पुस्तकालयों आदि की अनुपलब्धता। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चों का अभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गणित कक्ष में गणित प्रयोगशालाओं पुस्तकालयों आदि की अनुपलब्धता। उपलब्ध नहीं है सब जगह, इसलिए इसमें थोड़ी सी समस्या है गणित शिक्षण में। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में न्यूनतम समस्याएं होंगी यदि, गणित शिक्षण में समस्याएं कम आएंगी कम से कम यदि क्या होगा, छात्र अनुशासित हों, शिक्षक के व्यवहार में सहानुभूति सहयोग और समानता हो,
पाठ्यक्रम की संरचना सरल से कठिन की ओर हो। और डी में है उपरोक्त सभी। क्या कंडीशन होगा कि गणित में शिक्षण में कम से कम समस्याएं होंगी। तो मेरे हिसाब से छात्र अगर अनुशासित होंगे तो गणित शिक्षण ज़्यादा अच्छा से होगा। और शिक्षक का व्यवहार जो है बच्चों के साथ सहयोगपूर्ण हो, सभी के साथ बराबर हो, सहानुभूतिपूर्ण हो, तो भी शिक्षण कार्य अच्छा होगा, समस्या कम होगी। और पाठ्यक्रम की संरचना किस तरह से हो, बच्चे को कठिन चीज़ को बताकर सरल की ओर ना ले जाकर सरल से कठिन की ओर ले जाना। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। एक नहीं होगा, तीन होगा। तो यहाँ आपका दिया गया पहला ऑप्शन, इसका प्रत्येक पहलू बालकों की योग्यता के अनुकूल हो। दूसरा है कार्यानुभव उपचारात्मक शिक्षण का एक अनिवार्य अंग है। तीसरा है अध्यापक एवं छात्र में निकट संबंध स्थापित नहीं किया जाए। चौथा है अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाए। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अध्यापक एवं छात्र में निकट संबंध स्थापित नहीं किया जाए। नेक्स्ट है शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो शिक्षा में मूल्यांकन से क्या तात्पर्य होगा, उसका मूल्यांकन करने का अर्थ क्या है, उसका मकसद क्या है। देखिए, अध्यापक एक विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाता है, उद्देश्य पूरा करना है, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अध्यापक एक विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाता है। मूल्यांकन तो इसीलिए किया जाता है कि बच्चों ने जो शिक्षा ग्रहण की है वो कहाँ तक ग्रहण की है उसका पता लगाना। नेक्स्ट है आपका सीखे गए कार्य कौशलों अथवा ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना ही अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य की यह परिभाषा किसने दी है। तो किसने दी है, यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया है सक्सेना एवं ओबराय, फिर है सक्सेना, ओबराय या होगबेन। तो ये परिभाषा जो अभ्यास कार्य की ये सक्सेना एवं ओबराय दोनों ने दी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गणित की मौखिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपका दिएगा सूत्र, नियम, परिभाषाएं, उपरोक्त सभी। तो ये जो गणित की मौखिक परीक्षा होती है उसमें सूत्र भी पूछे जाते हैं, नियम भी पूछे जाते हैं और परिभाषाएं भी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस बुक के सेट में दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग कि आपका जो नेक्स्ट सेक्शन दिया गया है वो है भाग 4 और सामान्य अध्ययन करके दिया गया है आपका सेक्शन। लेकिन जो जेटेट की परीक्षा पिछले बार हो चुकी है 2 बार, 2012 और 2016 में, उसमें पर्यावरण अध्ययन करके प्रश्न पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन यहाँ जो भाग है वो पर्यावरण अध्ययन करके है। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन के रूप में दिया गया है, तो हम लोग अभी इसी को कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है। तो आपका आंसर दिया गया मैक नंबर, ऑप्शन दिया गया मैक नंबर, प्योर नंबर, दोनों या कोई भी नहीं। तो किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात मैक नंबर कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रकाशमान वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह के परावर्तन से बनता है। जो प्रकाशित वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो होता है, छाया जो होती है, वो किस तरह के परावर्तन से बनता है। आपका ऑप्शन दिया गया नियमित, दूसरा अनियमित, सी में है दोनों या कोई भी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नियमित बनता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय दोस्तों जाता है रदरफोर्ड को। आप लोगों ने सभी साइंस जो पढ़ा होगा आराम से, ये मैट्रिक तक भी पढ़े हो तो रदरफोर्ड का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। तो तत्वों के रासायनिक गुण जो हैं दोस्तों वो निर्भर करते हैं आपके परमाणु संख्या पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो हरगोविंद खुराना को दोस्तों सम्मानित किया गया था प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है।
तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प दोस्तों रेफ्लेसिया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जीवधारियों की मृत्यु के बाद जीवाणु किस तत्व को मुक्त करते हैं। जब जीवधारी जो है जिसमें जीवन है उसकी मृत्यु के बाद जीवाणु जो है किस तत्व को मुक्त करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गंधक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस मंडल की अंतिम सीमा अंतरिक्ष से प्रारंभ होती है। तो अंतरिक्ष से प्रारंभ होती है दोस्तों वायुमंडल का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्योटो सम्मेलन किस तथ्य से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है अनेक एग्जाम में। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए जल प्रदूषण से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा से, मृदा प्रदूषण से या परमाणु परीक्षणों से। तो ये जो है दोस्तों क्योटो सम्मेलन वातावरण से, एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा से। नेक्स्ट है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में जो है वो फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। इंडियन अनरेस्ट के लेखक दोस्तों वैलेंटाइन शिरोल थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी जी ने चंपारण में जो सत्याग्रह किया था वो किससे जुड़ा था दोस्तों, तो वो जुड़ा था तिनकठिया प्रणाली से। ये जो तिनकठिया प्रणाली था वो नील खेती से संबंधित था। अंग्रेज़ों ने किसानों को 1/3 भाग में नील की खेती करने के लिए विवश किया था, नियम बना दिए थे और किसान नील की खेती करते थे तो उससे जो उसका खेत होता था वो उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता था, बंजर बन जाता था, इसलिए वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन नियम बना दिया गया था इसलिए वो करते थे। तो इसी के विरुद्ध गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था, तो अलग हुआ था दोस्तों 1912 ईस्वी में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था दोस्तों और फिर बंगाल को मिला दिया गया था और बिहार को बंगाल से अलग किया गया था 1912 में। नेक्स्ट है किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। क्या हुआ। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है दोस्तों एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सा मरुस्थल अमेरिका में है। तो अमेरिका के मरुस्थल का नाम है मोजावे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, किस पहाड़ी पे मिलते हैं, उसको पूछा जा रहा है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन काराकोरम पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर, पलानी पहाड़ियों पर। तो भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोर्नियो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, आपको ऑप्शन दिया गया बर्लिन में, बी में है ओस्लो में, सी में ओसाका में, डी में है मैनचेस्टर में। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओस्लो में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संसार में निम्नतर प्रजनन दर है, कहाँ पे सबसे कम प्रजनन दर है, चीन में, इटली में, स्वीडन में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वीडन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। आपको ऑप्शन दिया गया जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय से केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। लास्ट है राष्ट्रपति की सहमति। तो कोई भी जो है विधेयक संसद द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक वो अधिनियम बन जाता है जब सबसे लास्ट में राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर या सहमति दे देता है। नेक्स्ट है
एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। किसको करता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि वो राष्ट्रपति को करता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 22। 22 ऐसी भाषा है क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति दोस्तों करता है राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1980 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल के अध्ययनों से जिस परितंत्र की खोज हुई वह क्या है? निकास है, वेंट है, टुंड्रा है, हिमशैल है या ज्वालामुखी है? तो वो निकास है, वेंट के रूप में है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम टेनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? तो जो टेनेंसी एक्ट है दोस्तों वो पारित किया गया था 1908 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, झारखंड में चावल डैश है, दूसरी प्रमुख फसल है या कभी नहीं पैदा किया जाता या पैदा करना मुश्किल है या प्रमुख फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड में चावल क्या है? एक प्रमुख फसल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कुड़ुक भाषा का प्रसिद्ध साहित्य कुड़ुक डंडी है, इसकी रचना बिहारी लकड़ा ने कब की थी? रचना का काल पूछा जा रहा है। तो बिहारी लाल लकड़ा ने इसकी रचना 1950 में की थी दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का जो सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने आज 1 to 5 जेटेट का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 किया है। इसके बाद हम लोग 3 करेंगे। और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं जो आज ही जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं जिन्होंने पहले से मॉडल प्रैक्टिस सेट जो 6 to 8 का भी चल रहा है सामाजिक अध्ययन का, तो वो हम लोगों ने 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट कर लिया है। तो उसका भी आपका प्लेलिस्ट में दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। और जिनको भी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर से PDF ले सकते हैं। और CDP का भी अलग से सिर्फ CDP का क्लास भी चल रहा है दोस्तों, वहाँ पर भी हम लोगों ने 5 सेट कर लिया है। उसमें हम लोग प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, अच्छे से उसको व्याख्या की जाती है, हर टर्म को समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, आपका CDP बहुत अच्छा रहेगा। और इसी आशा के साथ हम लोग विदा लेते हैं दोस्तों। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।